हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है सेल, ठीक है। और ऑलरेडी आपने 3 पार्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देख लिया है, ओके। तो अभी तक आप लोग ने जनरल सेल के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने लास्ट टर्न पे देखा था, न्यूक्लियोलाइड के बारे में, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या हैं, ओके। जनरल स्ट्रक्चर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखे थे। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोग ने अपने लास्ट टर्न पे देखा था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है, हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये क्या है, हमारा सेल है। ये पूरा क्या है, सेल है। और इस सेल में आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो जैसे क्या है सेल ऑर्गेनेलीज में, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ओके। और न्यूक्लियस अगर आपसे पूछा जाए डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि आप जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में भी आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में भी आपका न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, ओके। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका SER होता है और दूसरा आपका RER होता है। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। सो SER आपका क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम राइबोसोम्स बाइंड हो, ओके। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स आपके बाइंड हो तो उसको हम RER बोलते हैं। और जब आपका सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मीन्स कि जब राइबोसोम्स उस पर बाइंड ना हो, तो वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है। राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं कि ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये हमारे पूरे इस सेल के अंदर आप देख रहे हो, ये ब्लू वाले जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये हमारे सेल को एक शेप, ठीक है, सेल को क्या एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटन है मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारे सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर शेप, हमारा सेल का जो शेप है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे, ठीक है, सेल हमारा प्रोटेक्ट रहे, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमारा कौन होता है, साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो एक तरह हमारे बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होते हैं हमारे बॉडी, ताकि प्रॉपर शेप रहे, स्ट्रक्चर डेवलप हो सके, तो इसीलिए साइटोस्केलेटन जो होते हैं सेल के अंदर ही स्केलेटन पाए जाते हैं, ताकि हमारा जो सेल है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, सपोर्ट रहे वो, ठीक है। और हमारा जो सेल का शेप है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे। गोल्जी एपरेटस आपका क्या है, ये भी सेल ऑर्गेनेलीज है, रफ एंडोप्लाज्मिक और SER, ओके। और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये हमने क्या जनरल अपने सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। तो आज हम 1 बाय 1 सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। In the case of eukaryotic organism, the cell contains organelles that have their own membrane apart from the overall सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखें तो जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम्स है, पेरोक्सीसोम है, तो उसके खुद के, ठीक है, उसके खुद के क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। जैसे हम सेल तो हमारा ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, बट ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल्स इज आल्सो कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ओके। हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी क्या मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो ER है, डेट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 1 बाय 1 हम उसके एक स्ट्रक्चर का बारे में पढ़ेंगे। तो ER आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, डायग्राम है। तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे कि आप देख रहे हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बाइंड होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियस। तो ये जो येलो आपको दिख रहा है सर्कल शेप का, दिस इज़ द राइबोसोम, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। बट इफ़ द ER प्रेजेंट विदाउट द राइबोसोम, दैट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं, इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, प्लस न्यूक्लियोलस, ओके। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम ईआर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स हमारे जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह ये सिमिलर ही होते हैं। ओके, इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। तो जैसे हम बात करें इसके मेम्ब्रेन्स पे, तो आप मेम्ब्रेन्स को अगर ध्यान से देखो तो क्या है कि ये ट्यूब लाइक शेप के प्रेजेंट होती है। ये किस तरह, इस तरह ट्यूब की तरह ये फॉर्म होते हैं। ये तो ये क्या है, हमारे ट्यूब की तरह ये फॉर्म होते हैं। तो इसका जो मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो वो किस तरह होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर। तो हमारा जो ईआर है, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि 2 टाइप्स का होगा, आरईआर और एसईआर। तो फंक्शन हम ईआर की बात करें तो ईआर का फंक्शन क्या है, तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो भी मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो मूवमेंट होता है मटेरियल का, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का किसके किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, तो इनके बीच का जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन आरईआर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो हमेशा कहाँ होगी, आरईआर में, एसईआर में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट आरईआर में हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपकी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए आपका आरईआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज़ द फंक्शन ऑफ एसईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स, मतलब हमारे सेल में अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ है या अनवांटेड मटेरियल है या ऐसा वेस्ट फॉर्म है, ठीक, अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ वेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो हमारे सेल में रहेगी तो वो हमारे बॉडी या हमारे सेल को क्या करेगी, टॉक्सीफाई या टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। ठीक, तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी मीन्स हमारे सेल के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सके वो जो टॉक्सिसिटी है उसका पूरी तरह से रिमूव होना या उसका डेथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसको डिटॉक्सिफाई, इस तरह के जो पॉइजन्स होते हैं या जो ड्रग्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको किल करने में या हमारे सेल से रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी पॉइजन्स पाए हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि अगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी है तो उसको डिटॉक्सिफाई, सपोज़ ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, मतलब एक तरह से जहर, हमारे सेल में जहर फैलाएगा, हमारे सेल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो हमारा जो एसईआर है वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस मटेरियल के अंदर जो सब्सटेंस रहेगा, मतलब मटेरियल के अंदर जो टॉक्सिफाई या जो जहर करने का जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, जैसे ये मटेरियल है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली टॉक्सिक क्रिएट करने के लिए उसके पास कोई ना कोई एक प्रोटीन वगैरह होगी जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो जो एसईआर होता है हो सकता है इस प्रोटीन को वो क्या कर दे, इनएक्टिव कर दे। अगर इनएक्टिव कर दे तो उसके बाद जब वो प्रोटीन ही नहीं रहेगी उस सब्सटेंस के बाद, क्या वो टॉक्सिफाई करेगी, नहीं। तो इसीलिए जो हमारा एसईआर होता है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस आप देख सकते हो ये इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम गोल्जी की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि गोल्जी में मतलब जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन जिस तरफ से एंटर करती है गोल्जी में उसको हम सिस फॉर्म कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस मेम्ब्रेन से प्रोटीन गोल्जी में एंटर करता है उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, और जहाँ से प्रोटीन हमारी बाहर निकलती है उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म इसमें होता है। ठीक, और ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं।
ओके। और एक चीज़ आपको यहाँ और पता होना चाहिए कि जैसे हमने बताया कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो हमारी प्रोटीन जो है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ RER जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब जो प्रोटीन्स हमारे गोल्जी के लिए बनी है, ठीक है, जो प्रोटीन हमारे गोल्जी के लिए है वो प्रोटीन हमारी गोल्जी में आएगी ऑब्वियसली, ठीक। तो वो प्रोटीन हमारे गोल्जी में आएगी तो जहाँ जिस मेम्ब्रेन से वो एंटर करेगी उसको हम सिस फॉर्म कहेंगे, ओके। और क्या है कि सपोज प्रोटीन हमारे गोल्जी के अंदर आई, ठीक, अगर गोल्जी की वो प्रोटीन है तब तो हमारी गोल्जी उसको यूज्ड अप कर लेगी, बट अगर वो प्रोटीन गोल्जी के लिए नहीं है तो वो प्रोटीन फर्दर हमारे नेक्स्ट किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करेगी, ठीक। तो एंटर करेगी तो जब प्रोटीन्स हमारे एक सेल ऑर्गेनिज से जब दूसरे ऑर्गेनिज में मूव करती है तो वो जो प्रोटीन्स होती है वो वेसिकल के थ्रू मूव करती है। प्रोटीन्स किसके थ्रू मूव करती है? वेसिकल। अब वेसिकल क्या है? वेसिकल ये होता है कि जब हमारी प्रोटीन्स, ठीक है, जब हमारी प्रोटीन्स यहाँ से निकलने लगती है मेम्ब्रेन से, तो आपको देख रहा है ये सर्कुलर शेप, ये हमारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक। मीन्स ये जो प्रोटीन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही हमारे बॉडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर ये थोड़ा सा भी इनको इन्वायरमेंट में इनकी डिस्टर्ब हुआ तो ये डीनेचर हो जाती हैं, ठीक है। डीनेचर मीन्स कि ये इनएक्टिव हो जाएगी या प्रोटीन्स में बहुत से हमारी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, ये फोल्ड हो सकती है, जैसे हमारे प्रोटीन्स का ये शेप होता है, तो अगर ये फ्रीली हो गए तो कभी कभी होती है कि जो प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स हो जाती हैं, तो इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना आए हमारी प्रोटीन्स में, वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में रहे, एक्टिव फॉर्म में रहे और उसी फॉर्म में रहे अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसलिए उसको, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसको सही एकदम सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित उसको गोल्जी ऑपरेटर से कहीं दूसरे मेम्ब्रेन में एंटर कराने के लिए वेसिकल की हेल्प होती है, वेसिकल के थ्रू ये एंटर करती है। तो गोल्जी में क्या होता है, सपोज जब प्रोटीन मूव करती है किसी दूसरे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये प्रोटीन क्या है इसी वेसिकल्स में पैक हो जाती है, ठीक। इसी वेसिकल्स में क्या हो जाएगी, पैक हो जाएगी। और ये जो वेसिकल है कुछ इस तरह फॉर्म होता है, जैसे ये हमारा क्या है, गोल्जी ऑपरेटस, हमने ये मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक। ये जो गोल्जी ऑपरेटस है मैंने इसका मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक। और यहाँ पे हमारी प्रोटीन है, तो ये क्या होता है कि जब ये प्रोटीन को गोल्जी से किसी दूसरे सेल मेम्ब्रेन में मूव करना है, ठीक है, किसी दूसरे सेल मेम्ब्रेन में मूव करना है, तो वो क्या करती है कि जैसे वेसिकल का फॉर्म होता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि प्रोटीन को सही एकदम सुरक्षित उसको दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करेगा, ये वेसिकल करेगा, ठीक है, ताकि हमारी जो प्रोटीन्स है उसमें फोल्डिंग ना हो सके और प्रोटीन्स हमारी एक्टिव फॉर्म में रहे, उसको किसी भी तरह का मतलब उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको एज इट इज़ उस फॉर्म में पहुंचाने के लिए ये जो हमारी गोल्जी ऑपरेटस की मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या फॉर्म होता है, वेसिकल्स। मीन्स कि जब प्रोटीन्स को, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे होगा, हमेशा कहाँ पे, ट्रांस में होगा। तो जैसे ये प्रोटीन को मूव करने लगेगा ये मेम्ब्रेन कुछ बॉल लाइक शेप इस तरह फॉर्म करने लगती हैं, प्रोटीन हमारी इसी के अंदर आ जाती है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन हमारी पूरी तरह से वेसिकल यहाँ से पूरा एकदम ब्रेक हो जाती है, कट हो जाएगी। कट होने के बाद प्रोटीन हमारी अंदर आ जाएगी, फिर इस तरह से वेसिकल्स हमारी मूव करेगी, इस तरह से वेसिकल्स मूव करेगी जिसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होगा। फिर यहाँ जिस मेम्ब्रेन में उसको मूव करना है ये वेसिकल जो होगी, अब जिस मेम्ब्रेन में वेसिकल को मूव करना है, तो सपोज इस सेल मेम्ब्रेन में उसको मूव करना है, तो ये वेसिकल क्या होती है इस वाले मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएगी। फ्यूज़ होने के बाद जो हमारी प्रोटीन है इस मेम्ब्रेन में मूव कर जाएगी, ठीक। तो आपने देखा कि हमारी जो प्रोटीन है उसको एक्टिव फॉर्म में एज इट इज़ उसी फॉर्म में, ताकि प्रोटीन्स में हमारी फोल्डिंग ना हो सके, वो डैमेज ना हो सके, तो इसलिए हमारी प्रोटीन्स को एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के लिए ये वेसिकल्स का हेल्प लेनी पड़ती है। क्या है, वेसिकल्स की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो वेसिकल्स का नाम होता है उसको हम क्लैथरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैथरीन, ठीक। तो क्लैथरीन वेसिकल जो होती है वो हमारे गोल्जी से फॉर्म होती है, गोल्जी के ट्रांस मेम्ब्रेन से फॉर्म होगी और उस वेसिकल के अंदर हमारी प्रोटीन्स आएगी और वेसिकल के थ्रू जो हमारी प्रोटीन्स है वो किसी दूसरे मेम्ब्रेन में मूव कर जाएगी, ओके। तो जो वेसिकल हैं वो हमारे इस वेसिकल में जो हमारी प्रोटीन है वो
आराम से गोल्जी से मूव करके हमारे किसी दूसरे मेम्ब्रेन में मूव कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मे बी आपको एक बार में ना समझ में आए, लेकिन आप इसको 1-2 बार फिर से वीडियो देखोगे ना, ये चीज़ आप रिपीट करके देखना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ज़रूर से एक बार आप लोग अपना बुक ज़रूर रीड करिएगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको समझिएगा। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्जी एपरेटस है वो क्या कैरी करता है? मटेरियल। मीन्स कि जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल हमारा जो कैरी करता है, जो सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, वो हमारे गोल्जी एपरेटस जो होता है वो कैरी करता है। द मटेरियल इज स्टोर्ड एट पैकेज इन वेस्कल। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी मटेरियल हमारा है वो किस में पैक होता है? वेस्कल्स में। और गोल्जी एपरेटस जो वेस्कल फॉर्म होता है उसका क्या नाम होता है? क्लैथरीन। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? क्लैथरीन। इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। ओके, क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो हमारी कहाँ मूव करेगी? गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, गोल्जी एपरेटस में मूव करेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन कैसे मूव करेगी? वेसिकल के हेल्प से। किससे? वेसिकल के हेल्प से हमारा जो प्रोटीन है वो ईआर से गोल्जी एपरेटस मूव करेगी। ठीक, अब गोल्जी एपरेटस की कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि गोल्जी ऑपरेटस के काम में आ जाती हैं, या कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो गोल्जी एपरेटस के लिए बनती हैं, तो वो उस प्रोटीन को तो यूज़ कर लेगा, बट कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो इसके लिए नहीं होगी, मीन्स वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के लिए बनी होंगी। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस से दूसरे मेम्ब्रेन में मूव करने के लिए अगेन वो वेस्कल का हेल्प लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने जस्ट बात किया था, सिंस और ट्रांस 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो सिस से जो होगा वो प्रोटीन एंटर करेगा, और जो ट्रांस होगा वहाँ से प्रोटीन निकलता है। ओके, तो ट्रांस से प्रोटीन निकलेगा तो वो किस में पैक होके निकलता है? वेस्कल में पैक होता है। और जैसे ही जब वो दूसरे मेम्ब्रेन में पहुंचेगा तो जो वेस्कल है वो इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, जो हमारी प्रोटीन है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। ठीक, तो इसी तरह हमारा प्रोसेस है कि जो प्रोटीन है वो ईआर से गोल्जी एपरेटस आती है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस आती है और गोल्जी एपरेटस से हमारे नेक्स्ट मेम्ब्रेन में एंटर कर जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। तो जो गोल्जी एपरेटस है वो कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्मेशन करता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करता है। तो लाइसोसोम्स क्या होता है आपको पता है? इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका लाइसोसोम्स आ गया। लाइसोसोम्स क्या है? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन वेस्कल। ये क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन वेस्कल है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। मतलब हमारे सेल में जो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक, वो प्रोटीन सपोज डैमेज्ड हो गई हैं, बेकार हैं, किसी काम की प्रोटीन्स नहीं है, या बहुत से हमारे ऐसे मटेरियल हैं जो अनवांटेड है, वेस्ट है, ठीक, तो उसको वो सब चीज़ को किल करने में, ठीक है, एक तरह के हमारे सेल को साफ रखता है। मीन्स कि जो भी वहाँ की सेल की गंदगी है, जो भी वेस्ट है, उसको वो इनगल्फ कर लेगा, ईट कर लेगा, किल कर देगा, ताकि हमारा सेल क्या रहे? क्लीन रहे। ठीक, दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल। अब कोई भी जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड में जो भी हमारे बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, तो हमारा जो लाइसोसोम है उस मटेरियल को क्या करता है? ईट कर लेगा, किल कर देता है। ठीक, ताकि हमारा जो सेल है वो क्लीन रह सके। लाइसोसोम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो। ठीक, तो ये जो लाइसोसोम्स है ऑब्वियसली ये भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इसमें हमारा क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइड्रोलेज बोलते हैं। उस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलेज। तो ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है वो जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स में जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको किल करने का काम करते हैं। कौन करेगा? हाइड्रोलेज एंजाइम। तो ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं ये हमारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी हमारे बैक्टीरिया या फिर कोई भी अनवांटेड जो हमारे मटेरियल हैं वो जो हमारे लाइसोसोम्स में आते हैं, और इसमें ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है उस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ठीक, ताकि हमारा सेल क्या रहे? क्लीन रहे। ओके,
वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो हम लाइसोसोम्स को, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। सुसाइडल बैग जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेल को क्लीन करने में काम करता है। मीन्स जो भी हमारे प्रोटीन्स अगर वो डैमेज हो गई है या कोई अनवांटेड मटेरियल है जो हमारे सेल को ज़रूरत नहीं है, जैसे फूड के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया ही आ गया तो उसको किल करने में, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम सेल को सुसाइडल बैग कहते हैं। इफ़ द सेल्स ओन्स मटेरियल गेट डैमेज, अगर सेल का कोई खुद का मटेरियल डैमेज हो गया, कोई प्रोटीन सी डैमेज हो गई या कोई भी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी उसका खुद का सब्सटेंस है जो डैमेज हो गया है, बेकार हो गया है, वेस्ट हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली उसको सेल से निकालना है कि नहीं निकालना है। सेल से निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो सेल हमारा डैमेज हो सकता है, तो इसलिए सेल से निकलना उसका ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा जो लाइसोसोम्स ऑर्गेनेलीज होता है वो क्या करता है, ये जो डैमेज सेल्स हैं उसको, जो डैमेज हमारी प्रोटीन्स है या जो मटेरियल है उसको किल कर देता है। इसी वजह से हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लस जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों हमारे ऐसे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाएगा, आपके प्लांट में। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जनरल अपने नॉर्मल न्यूक्लियस की बात करें, किसकी, जैसे हमने ये बात कर ली अपना सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ओके, तो आपको पता है कि बहुत से हमारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फिर से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, पेरोक्सिसोम है, ईआर है, गोल्जी है, ये जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, इसके लिए उनको एंजाइम की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो प्रोटीन उन्हें बना के कौन देता है, ये डीएनए। ठीक, तो डीएनए से हमारी प्रोटीन बनती है, जैसे कि हम देख रहे हैं क्या प्रोटीन बनती है, तो जैसे ईआर से, गोल्जी से, मेम्ब्रेन से किस तरह प्रोटीन हमारी ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रोटीन है वो डीएनए बनाता है। ठीक, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स की प्रोटीन है वो कौन बनाएगा, डीएनए बनाएगा, और वो प्रोटीन हमारे सपोज़ ये प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की अलग है, पेरोक्सिसोम की अलग है, सबकी जो प्रोटीन है वो अलग होती है। तो डीएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनने के बाद सपोज़ ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोटीन चली गई, मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा काम करेगा। इट मीन्स कि हमारा डीएनए जो है वो प्रोटीन्स बनाता है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, ताकि हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो वेल फंक्शन कर सके। ठीक, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रोटीन्स बन रहे थे, प्रोटीन्स बनने के बाद वो प्रोटीन्स हमारे ईआर से, फिर उसके बाद गोल्जी से, है ना, ट्रैवल कर रहे थे, किस तरह वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। क्लियर। तो अभी हम बात करें, ये तो हमारा एक जनरल प्रोसेस है कि किस तरह हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है तो अपने प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए किस पे डिपेंड है, डीएनए पे, मीन्स न्यूक्लियस के डीएनए पे। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रीज़न है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं कि ये अपने मतलब कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं, ये पहली बार जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास खुद का डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस पॉइंट दैट द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए। उसके पास खुद का डीएनए होता है, तो खुद का डीएनए है तो ऑब्वियसली वो खुद से प्रोटीन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक, तो वो कुछ प्रोटीन्स क्या करता है, अपने डीएनए से ही बना लेता है, बट कुछ ऐसी प्रोटीन्स होता है कि जो वो अपने डीएनए से बना नहीं सकता। इस वजह से वो कहाँ पे डिपेंड होता है, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है वहाँ पे ये डिपेंड होता है। बात समझ में आई। सेमी मतलब होता है हाफ, मीन्स हाफ प्रोटीन वो खुद के डीएनए से बना लेगा और हाफ प्रोटीन वो न्यूक्लियस के डीएनए से बना लेता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लियर। तो ये दोनों केस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, ये कैसा ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन है, विच हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, डैट इज़ वाई कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। और एनर्जी हमारी बॉडी किस फॉर्म में यूज़ करती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा डायग्राम है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो उसको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। तो आप ये जो रेड कलर का देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो हमारा क्या है, डीएनए है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारा एक लिक्विड सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेन, जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो ये हमारा क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये डायग्राम भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो बेटा हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया। हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स और बचे हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक आप ये पीडीएफ अच्छे से रीड करिएगा, वीडियोस भी देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उसको 2 बार 3 बार अच्छे से देखना। बुक से एक बार रीड कर लोगे तो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।